हम भारतीयों को हर चीज़ सरकारी चाहिए, चाहे सरकारी नौकरी हो, सरकारी कॉलेजों में एडमिशन हो, लेकिन हम एक चीज़ से अक्सर भागते नज़र आते हैं और वो है ये सरकारी स्कूल्स। 2030 में भारत सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में आज तक के का सबसे बड़ा हाईएस्ट 1.12 लाख करोड़ का बजट अलॉट किया है। लेकिन रियलिटी तो ये है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना तो हर कोई चाह रहा है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाह रहा। और स्थिति इतनी ख़राब है, सरकारी टीचर खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। भारत सरकार के पास 1 मिलियन से भी ज़्यादा सरकारी स्कूल हैं, यानी कि पूरे देश का 75% स्कूल सरकारी हैं, जिसमें करीब 120 मिलियन स्टूडेंट रोज़ाना पढ़ते हैं। स्विट्ज़रलैंड की आबादी भारत के एक स्टेट से भी कम है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड भारत से ज़्यादा नोबेल प्राइज़ लेके आ जा रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इनोवेशन वहाँ के लोगों ने करे हैं। तो भारतीय लोगों से चूक कहाँ हो गई? आखिर हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ इंप्रूव नहीं करी? जो सरकारी स्कूल हमारे हैं, इनमें क्या कमी रह गई? आइए जानते समझते इस वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है दीपक ओमकार और इस चैनल के ऊपर हम भारत से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, वीडियो रिलेवेंट लगता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ। मैम तो कुर्सी पर ही पसर गई। नरेंद्र मोदी क्या है? राष्ट्रपति। Even teacher, she can't read. She can't read English. आइए समझते हैं इंडियन एजुकेशन का इतिहास। गुरुकुल से लेके नालंदा यूनिवर्सिटी तक, बौद्ध मॉनेस्ट्री से लेके इस्लाम मदरसों तक और फाइनली अंग्रेजों द्वारा बर्बाद किया एजुकेशन सिस्टम। पिछले 2000 सालों में भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा और किस रूलर ने उसको बढ़ाया और किसने बर्बाद किया? वैदिक पीरियड में भारत के प्राथमिक शिक्षा के केंद्र गुरुकुल के रूप में थे और सच मानिए ये अपने समय के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम का एग्जाम्पल थे। इन स्कूलों में वेदों के अलावा एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, दर्शन यानी फिलोसॉफी, धनुर्वेदा यानी स्टडी ऑफ वॉरफेयर भी पढ़ाया जाता था। ये गुरुकुल सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए एक फुल एजुकेशन पैकेज के जैसा था। इसको लेने के बाद उस स्टूडेंट के लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ जाए, वो उसको आसानी से मैनेज कर सकता था। गुरुकुल की शिक्षा पद्धति प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे आधारित थी, इसीलिए ये उस समय की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशन टेक्निक थी। 500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच में भारत और पूरी दुनिया में 2 यूनिवर्सिटियां बहुत ज़्यादा फेमस हुई। पहली थी नालंदा और दूसरी थी तक्षशिला। स्पेशली नालंदा जो बिहार के मनसा में स्थित थी, यहाँ पे बुद्ध लिटरेचर पढ़ाया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पे पूरी दुनिया से 10,000 स्टूडेंट पढ़ने आए थे। इस यूनिवर्सिटी में 9 मिलियन किताबें थी, जिसमें भारत का कल्चर, लिटरेचर और बहुत सारी चीजें समाहित थी। इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ साथ बहुत से टीचर भी फेमस हुए, जैसे कि चाणक्य, जिनको मौर्य डायनेस्टी के एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करने के लिए जाना जाता है। ये यूनिवर्सिटी अपने आप में इतनी महान थी कि इसको खत्म करने के लिए एक शासक ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लगा दिया। बख्तियार खिलजी ने न केवल नालंदा को पूरी तरह से तबाह किया, बल्कि हजारों मोंकों को मार दिया, पूरी किताबें जला दी और सब कुछ तहस नहस कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक के साथ भारत में इस्लाम का प्रारंभ माना जाता है। मुस्लिम रूलर ने इंडियन एजुकेशन को अपने अनुसार ढाला। इन लोगों ने एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ साथ में इस्लामिक एजुकेशन लेना भी अनिवार्य कर दिया। इस्लामिक पीरियड में कई बड़े स्कॉलर्स निकले, जैसे निजामुद्दीन औलैया, मोहिउद्दीन चिश्ती। इन लोगों ने भी आगे चल के अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए, जो बच्चों को एलिमेंट्री और हायर एजुकेशन दिया करते थे। और उस समय ये इतने फेमस थे कि मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और भंडारा से बहुत सारे स्टूडेंट भारत में पढ़ने के लिए तरसते थे। भारत की एजुकेशन सिस्टम और स्कूल्स को जिन्होंने वास्तव में बर्बाद किया है, वो है ब्रिटिशियर्स। कैसे, समझते हैं। मुगल्स पीरियड में भी इंडियन एजुकेशन में काफ़ी रिफॉर्म हुए हैं, स्पेशली अकबर के समय में। अकबर खुद तो अनपढ़ था, लेकिन वो एजुकेशन के महत्व को समझा करता था, इसलिए उसने एक अनुवाद विभाग बनाया और मुस्लिम मदरसों में इंडियन के एडमिशन को अलाउ कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ, इंडियंस ने बहुत सारे फारसी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में किया और वहीं दूसरी ओर रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता, पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से फारसी भाषा में हुआ। और उस समय काफ़ी सारे स्कॉलर्स भी हुए, जिनको अकबर ने अपने दरबार में जगह दी। ये सारी बातें दर्शाती है कि मुगल्स पीरियड में भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम ठीक था। 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी इतना ताकतवर मुगल शासक हुआ ही नहीं जो इतने बड़े एम्पायर को एक साथ संभाल ले। औरंगजेब बहुत ज़्यादा कठोर शासक था, चमड़ी उधड़वा के भूसा भर देता था, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी उसके खिलाफ जाने की, अंग्रेजों की भी नहीं।
औरंगजेब के बाद कोई मुगल एम्परर इतना ताकतवर हुआ ही नहीं जो इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ संभाल ले। इसीलिए साम्राज्य का पतन होना स्टार्ट हुआ और ब्रिटिशर्स का भारत में उदय होना स्टार्ट हुआ। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, इन दो लड़ाइयों के बाद भारत में अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ कंपनी में वर्कर्स की जरूरत पड़ने लगी और अपने देश से वर्करों को भारत बुला के काम करवाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था और इन अंग्रेजों को भारत का एटमॉस्फेयर कभी सूट ही नहीं हुआ। कभी इनकी मच्छर काटने से मौत हो जा रही, कभी गर्मी से मौत हो जा रही। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि भारत के लोगों को ही बेसिक इंग्लिश सिखाई जाए और जो वर्कर कैटेगरी का काम है वो भारतीय लोगों से ही सस्ते में कराया जाए। और इसी प्रकार इन लोगों ने भारतीयों को इंग्लिश सिखाना स्टार्ट किया। सन 1800 के समय भारत की स्थिति कुछ ऐसी थी, एक तरफ इंग्लिश स्कूल चलने लग रहे थे, दूसरी तरफ संस्कृत स्कूल और तीसरे थे इस्लामिक स्कूल। भारत की पारंपरिक और बेहतरीन शिक्षा पद्धति को कुचल के पाश्चात्य शिक्षा का एक कटोरा भारतीयों को थमा दिया गया है, जिसको आधुनिक शिक्षा का नाम दिया गया है और इसी का जन्मदाता ये व्यक्ति है चार्ल्स ग्रांट। 1781 बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने एक कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया जहां पे अंग्रेज बड़े अधिकारी फारसी सीखा करते थे और वो फारसी इसलिए सीखा करते थे क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आधिकारिक लैंग्वेज और कामकाजी लैंग्वेज उस समय तक फारसी हुआ करती थी। 1784 बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के सहयोगी थे विलियम जोन्स। इन्होंने एथिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी और इसी एथिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्यों ने आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम किए। हमारे धार्मिक ग्रंथों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, ब्रिटिशर्स ने उनको पढ़ा, सराहना दी। 1792 जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के स्वरूप भारत में पहली बार एक संस्कृत विश्वविद्यालय खुला। 1794 के बाद हमारे ऊपर इंग्लिश थोपने के लिए कई रिफॉर्म किए गए, जैसे 1854 वुड डिस्पैच, 1882 हंटर कमीशन, 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और हमारी समाजवादी सरकार की हमेशा से यही नीति रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर को डेवलप किया जाए ताकि लोगों को रोजगार और देश की इकोनॉमी दोनों बढ़ सके। अब इसी क्रम में अगर गवर्नमेंट चाहती तो वो सरकारी स्कूल का भी डेवलपमेंट कर लेती, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं था तो हम कैसे डेवलप करते। इसी मानसिकता को साथ में रखते हुए 1990 तक हमने कुछ नहीं किया। 1990 में जब हमारा फॉरेन रिजर्व एकदम खत्म होने वाला था तब हमने एलपीजी रिफॉर्म किया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और ये करने के बाद बड़ी कंपनियां भारत में आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उन लोगों ने साथ में मांगे स्किल लेबर्स उनकी कंपनियों में काम करने के लिए, जो हमारे पास थे नहीं, क्योंकि हमारा एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल हो, कॉलेज हो, ये बेहतर था ही नहीं। एलपीजी रिफॉर्म से पहले जो लोग छोटे शहरों में या फिर गांवों में रह के खेती किया करते थे, क्योंकि भारत में आजीविका का मुख्य साधन उस समय खेती ही हुआ करती थी, उन लोगों ने शहरों की ओर रुख प्रारंभ करा और 1990 से लेके आज 2023 होता आ रहा है। आपको इसी समय के बीच में जो भारत का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलप दिख रहा है, वो सारा डेवलपमेंट इसी समय में हुआ है। आपको ये सब कहानी बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप समझ पाओ कि हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कैसा था। जब भारत में इस्लाम आया तो उन्होंने भारत की शिक्षा पद्धति के साथ क्या किया, और जो अंग्रेजी हमारे ऊपर आज थोपी जा रही है ये कहाँ से प्रारंभ हुई, और इन सब चीज़ों के बीच में जो हमारा एंशिएंट ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो कहीं ना कहीं दब गया और ख़त्म हो गया। ब्रिटिशर्स ने बचे कुछ चीज़ों को चुरा लिया और अपने देशों में जाके पेटेंट फाइल कर लिए, और इसीलिए साइंस और इनोवेशन के सेक्टर में हमारी आज लंका लगी हुई है। और वो लंका क्यों लगी हुई है अब समझते हैं हम इस वीडियो के पार्ट 3 में। संविधान निर्माण के समय भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा जटिल थी। 600 छोटी रियासतों को जोड़ के एक प्यारा देश भारत बना था। और अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे तो वो आपको मिलेगा 7th शेड्यूल में, जहाँ पे 3 सूचियाँ हैं। पहली सूची संघ सूची, इसमें संसद के पास और केवल संसद के पास ही कानून बनाने का अधिकार होता है और ऐसे टॉपिक पे कानून बनाया जाता है जो नेशनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट हो। दूसरी है राज्य सूची, ऑब्वियसली ये स्टेट के लिए होती है और राज्य इस पे नियम कानून बनाता है। और तीसरी होती है संवर्ती सूची, जिसमें राज्य और संघ दोनों मिलके कानून बनाते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी इन्हीं के जैसा है। राज्य सरकार अपने स्कूल चलाती है और केंद्र सरकार अपने स्कूल चलाती है, और इन स्कूलों में होने वाली टीचर, स्टाफ और जितनी भी सारी भर्तियाँ, पेपर प्रक्रिया है, वो दोनों अपने अपने अनुसार डिसाइडेड करते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपके आर्टिकल 21 जो आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, उसी को रिफॉर्म किया जाता है और उसमें एक क्लॉज जोड़ा जाता है, आर्टिकल 21 क्लॉज ए।
जिसमें एक खंड जोड़ के एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है। और इसी के साथ भारत पूरी दुनिया का 135वां ऐसा देश बना जिसने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करा। लेकिन सन 2002 में एजुकेशन फंडामेंटल राइट में शामिल तो हो गया, लेकिन सन 2009 तक के कोई ग्राउंड पे बहुत खासा डेवलपमेंट हमको नहीं दिखा। इसके पीछे बहुत बेसिक सी साइंस लगी हुई है कि पॉलिटिशियन ऐसे टॉपिकों पे क्यों ज़्यादा डेवलपमेंट करने लगे जहाँ से उनको वोट ज़्यादा नहीं मिल रहे। आप समझिए, एजुकेशन जैसे मुद्दों पे डेवलपमेंट करने में बहुत लंबा समय लगता है, रिफॉर्म करने में मेहनत लगती है और रिज़ल्ट आने में बहुत ज़्यादा ही समय लग जाता है। और ये समय इतना ज़्यादा है कि 2-3 गवर्नमेंट बदल जाए इस बीच में। अभी तक की वीडियो में हमने इंडियन एजुकेशन और इंडियन स्कूल्स के इतिहास को जाना और ये जाना कि कैसे एजुकेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, कैसे इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, ताकि आपके बच्चे यानी भारत के हर नागरिक को अनिवार्य शिक्षा मिलना ही मिलना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा ये गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है, लोगों को उनके फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीज़ें नहीं पता होती और इसी का फ़ायदा उठाते हमारे प्यारे नेता लोग। अब चैप्टर 4 में हम समझते हैं इंडियन एजुकेशन में और ख़ासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल में प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं। हम कोई भी नेता चुनते हैं ताकि वो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बना सकें, अच्छी अच्छी स्कीम्स लाए, ग्राउंड लेवल पे सरकारी स्कूल और कॉलेजेस खोले जिसमें बढ़िया एजुकेशन दिया जाए, बच्चा वहाँ पे पढ़े, फिर उसकी एक अच्छी सी नौकरी लगे। लेकिन इन रियलिटी पॉलिटिशियन खुद अपना किस्मत बना रहा होता है इलेक्शन लड़के। समझिए इस बात को, स्कूल और कॉलेजेस ब्लैक मनी को छुपाने का सबसे आसान तरीका होता है। एक रिपोर्ट बताती है, अगर आप इसका एनालिसिस करोगे, कि 30% उत्तर प्रदेश के MP MLA का खुद का एजुकेशन एम्पायर है। और आपके ज़िले में आँख खोल के आप देखिएगा, जितने भी बड़े और VIP स्कूल और कॉलेजेस हैं वो कोई ना कोई मंत्री ऑन करने लग रहा होगा। ये सत्यता है, मेरे ज़िले में तो है। और अगर आप इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे जो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई MP MLA ऐसे जो प्राउडली क्लेम करते हैं कि उनके पास बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस हैं और कई तो बताते भी नहीं हैं। जैसे ये BJP के MLA क्लेम करते हैं कि इनके पास 45 कॉलेजेस हैं इनकी डिस्ट्रिक्ट में, और ये हालत केवल उत्तर प्रदेश या फिर BJP की कहानी नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हर जगह की सेम कहानी है। आप खुद एक नेता की नज़रों से सोच के देखिए कि आपका एक VIP स्कूल है जहाँ पे KG1 की फीस भी लाखों रुपए है, और आप अपने ज़िले के छोटे स्कूलों को कैसे डेवलप होते देख सकते हो, कैसे वहाँ तक स्कीम पहुँचने दे सकते हो। अगर ऐसा हो गया तो आपके स्कूल में दाखिला कौन लेगा? आपका तो लाखों का नुकसान होगा, क्योंकि VIP स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। स्टाफ की सैलरी, अच्छे टीचर्स रखना, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देना, तरह तरह का धमका धमाका करना, उसमें बहुत खर्चा लगता है। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये लोग छोटे सरकारी स्कूल को डेवलप ही नहीं होने देते। जिस पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप आपके दोस्तों के साथ घंटे घंटे बकैती करते हो, झगड़ते हो उनसे, आप उस पार्टी के MP MLA का इतिहास निकाल के देखो कि वो लोग किस तरह से एजुकेशन को डेवलप करने लग रहे होते हैं। आपको कहीं ना कहीं सच पता चल ही जाएगा। आपको दिखेगा 1990 के बाद जब LPG रिफॉर्म किया गया तब बहुत सारे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। आप समझोगे कि अधिकतर बड़े कॉलेज, VIP कॉलेज नेता लोग ही ऑन करने लग रहे होते हैं, और इन्हीं की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मैं यहाँ बात IIT NIT की नहीं कर रहा, वो तो अपने लेवल पे काम करते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा अलग है, सीटें वहाँ पे लिमिटेड है। लेकिन भारत की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जहाँ पढ़ती है वो है गवर्नमेंट स्कूल और छोटे गवर्नमेंट कॉलेज। सेकेंड मेजर कारण है इलेक्शन। कैसे, समझाता हूँ। जब भी इलेक्शन करीब आता है तब हर स्टेट में हर पॉलिटिकल पार्टी फ्री की चीज़ें बांटना शुरू करती है। अब फ्री का राशन, फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री का पैसा बांट देने से तुरंत वोट तो मिल जाता है, लेकिन सरकार का खजाना खाली हो जाता है। जिन पैसों से अच्छा स्कूल्स बन सकते थे, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बन सकते थे, वो नहीं बनते। और पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो लोग बनाना भी नहीं चाहते स्कूल्स को, क्योंकि इलेक्शन के 6 महीने पहले या 1 साल पहले से ये पैसे बांटने का जो काम है शुरू होता है। अगर एजुकेशन में 1 साल पहले से इन्वेस्ट किया जाए, इलेक्शन से 1 साल पहले एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए, तो उसका रिजल्ट इतना जल्दी नहीं दिखता, लोग इतने जल्दी वोट नहीं देते। तो कारण तो जनता ही है जो थोड़े से पैसों के लिए, फ्री की चीज़ों के लिए वोट दे देती है और लॉन्ग टर्म भविष्य को बर्बाद कर लेती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कारण है बैड एजुकेशन। मान लो इतनी सारी गवर्नमेंट की तकलीफों के बावजूद, आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करने के बावजूद आपका बेटा एक अच्छी सी डिग्री लेता है, या तो वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेगा, UPSC, SSC या फिर स्टेट PCS, रेलवे एग्जामिनेशन, ऐसे एग्जाम की वो तैयारी करेगा,
या फिर 12th के बाद वो IIT नीट की तैयारी करेगा। अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आप अच्छी कोचिंग लगा के उसको तैयारी करवा लोगे। अब इन दोनों ही सिनारियों को डीपली हम एनालिसिस करेंगे, एक अलग वीडियो बन जाएगा वैसे इनके ऊपर। अगर आप इन दोनों ही सिनारियों को डीपली एनालिसिस करोगे या उसको प्रोफेशनल कोर्सेज आप कराने लग रहे होंगे, सरकारी नौकरियों का कोई अता पता नहीं है। 5-5 साल से भर्तियां नहीं आ रही है। 2019 का रेलवे का एग्ज़ाम अभी हुआ है। नीट और IIT की सीटें नहीं बढ़ रही है क्योंकि पैसा तो फ्री में बांट दिया गया ना, नए कॉलेज कहाँ बने। तो स्थिति बहुत से ज़्यादा बद से बदतर है। आपका बच्चा 10वीं फेल हो गया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपका बच्चा अगर प्रॉपर इंजीनियरिंग की या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहा है, तो आपको सच बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि इतना अच्छा एजुकेशन देने के बावजूद, हर चीज़ में टॉप होने के बावजूद भी आपको जो नौकरी मिलने लग रही होती है, टुच्चो जैसी नौकरी मिलने लग रही होती है। इसके पीछे का कारण है बैड एजुकेशन, बैड कॉलेजेस और गवर्नमेंट की सरकारी नीतियाँ। क्योंकि आपके माँ बाप ने फ्री के राशन के चक्कर में ऐसे लीडर को गद्दी पे बैठा दिया जिसने डेवलपमेंट ही नहीं किया। भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक नेशन है। भारत के पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है। हम लोग इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं और चुनाव लड़ने के मुद्दे हमारे यहाँ अलग अलग पार्टियों के अलग अलग होते हैं। कुछ ग्रुप केवल समाज को प्राथमिकता देते हैं, कुछ रिलीजियस डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी आप नोटिस कीजिएगा वो एजुकेशन के नाम पे कभी वोट नहीं मांगने लग रही होती। एजुकेशन सिस्टम अनक्वेश्चनली अ बेडरॉक ऑफ नेशन होता है। ये व्यक्ति को मोरल वैल्यू और सोसाइटी के लिए रहन सहन सिखाता है। भारत की 35% आबादी आज भी अनएजुकेटेड है। भारत के 15% लोग कभी स्कूल ही नहीं गए। और पता है ग्रेजुएट कितने प्रतिशत लोग हो पाते हैं? केवल भारत के 7% लोग। आप खुद एक पॉलिटिशियन की नज़रों से सोच के देखो, आपके चुनाव के लिए 8 महीने बचे हुए हैं और इन 8 महीनों में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, लोगों को फ्री का पैसा बांट दो और वोट ले लो। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक्चुअल में डेवलपमेंट करो एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, और फिर जनता आपके काम को देख के वोट देगी। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी जनता के ऊपर। अगर आपकी जनता मूर्ख है तो आप उनको मूर्ख बनाओगे ही बनाओगे। आप उनको फ्री का राशन दोगे, फ्री का पैसा दोगे, लोन ले लोगे सेंट्रल गवर्नमेंट से और पैसा बांट दोगे फ्री में बहुत सारा, या किसी न किसी स्कीम के नाम पे किसानों का कर्ज माफ़ कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दोगे उन 6 महीनों के लिए केवल। और जब आप चुनाव में अगली बार जीत जाओगे, क्योंकि फ्री की चीज़ें बांटने से बहुत वोट मिलते हैं भारत में, अगर आप अगली टर्म में जीत जाओगे तो फिर चीज़ों के रेट आप बढ़ा दोगे, जो पैसा आपने खर्च किया वो आप रिकवर करोगे। स्वाभाविक है, भारत में ऐसा ही चलता है। 1 साल फ्री का पैसा बांट दो, 4 साल रिकवरी करो, 1 साल बांट दो, 4 साल रिकवरी करो। और जनता इतनी मूर्ख है कि वो ऐसा ही करके वोट देती चली आ रही है। जहाँ दूसरी कंडीशन में एक नेता को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ग्राउंड लेवल पे दौड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तरह तरह की मीटिंग्स करो, प्लान बनाओ, इम्प्लीमेंट करो, कभी पास होगा कभी फेल होगा तो कभी कुछ, उसको एनालिसिस करो। वहीं दूसरी ओर खूब सारा पैसा बांटो, बड़े बड़े डीजे लगाओ, नाच गाना करो, लोगों को धर्म के नाम पे भड़काओ, ऐसे काम करो। आपको सुनने में दुख लगेगा लेकिन ऐसे कामों में ही ज़्यादा वोट मिल जाते हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी परेशानी गिना दी, इंडियन एजुकेशन का, स्कूल्स का इतिहास मैंने आपको बताया कि इंस्टेंट एजुकेशन सिस्टम कैसा था और क्यों हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार होता चला आ रहा है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्या है हल इसका? इसका हल एक लाइन में मैं बयां करूं, वो आपके एक उंगली पे डिपेंड करता है। बस ये एक उंगली जो है यही इसका हल है। और हर जगह आप उंगली करते हो, ये वीडियो देखोगे तो कुछ लोग कमेंट में उंगली करेंगे, फालतू कमेंट डाल के, ये करके वो करके, बट ये उंगली सही जगह दबा दो, सही लीडर को चुन लो। एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं दिखेगा। आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद अगर कोई अच्छा लीडर है तो वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करता है। आप आवाज़ें उठाओ, आप वीडियोस बनाओ यूट्यूब पे ऐसे मोबाइल लेके, या कुछ भी करो, बट आवाज़ उठाओ कि हमारे यहाँ का स्कूल अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा नहीं है, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ ही नहीं हो रहा, अगर आप ऐसा करोगे तो हम वोट नहीं देंगे आपको। बस ये एक सिंगल उंगली की जो पावर है ना आपकी, यही सब चीज़ बदलेगी। आप यकीन मानिए, ना तो सरकार का बजट इंक्रीमेंट होने वाला है, ना ही तो गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने वाला है, अगर आप सही व्यक्ति को नहीं चुनोगे तो। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक वोट मेरा दे दूंगा मैं, बाकी तो आपके हाथों में, आप किस लीडर को चुनते हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपके गलत लीडर चुनने की वजह से आपका भविष्य तो जाता ही जाता है, साथ में उस गरीब माँ बाप का भी भविष्य चला जाता है जिसने अपने बच्चों को बड़ी मुसीबत से पढ़ाया है। तो बात मेरी नहीं है या किसी की नहीं है, बट समझो यार, एक गरीब माँ बाप बहुत मेहनत करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए।
और आप किसी चूतिए को गद्दी पे लाके बैठा देते हो, साला वो बहुत पैसा उसके पास पहले ही है होता है, वो और कमाता है, बट एक गरीब का सपना मर जाता है इन सब चीज़ के पीछे। कैसे डेवलप होगा इंडिया अगर आप सही व्यक्ति को नहीं चुनोगे तो। होप कि आप सही व्यक्ति को वोट दोगे, और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। काफ़ी समय लग गया मुझे इस वीडियो को बनाने में, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे वीडियो लेट आने के लिए।